पधारो मारे કહેવાય છે કે આ સંસાર નશ્વર છે या देह नश्वर है। माटी का बनया ये शरीर ने एक दिन माटी में ही मिल जानो है। पर उनसे भी बड़ो सच यो है कि आपा ने इस धरती पर सबसे सशक्त जीव यानी इंसान के रूप में, प्राणी के रूप में जन्म मिलो। आपके जीवन ने सार्थक करवा को मौको मिलो। यो शरीर अगर माटी है तो माटी को सर्वश्रेष्ठ गुण भी आपा ने प्राप्त है कि आपा माटी का या शरीर ने जहाँ चाहा वो आकार में ढाल सका छा। चोखी सूरत के साथ साथ चोखी सीरत भी बना सका छा। वाह। और जीवन की सार्थकता भी तो इमें ही है कि दूसरा का ताई भी आपा कहीं करा, दूसरा का ताई भी आपा जी सका। तो चलो करा धरती माता की रक्षा और देवा देश का ताई आपनो कुछ कुछ योगदान। लेकिन उनसे पहले कहीं बोला ना, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कई बात कही जीजी। और देखो सहने पहले तो मैं बता दूं, हमारे साथ आगे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। हाँ, और मन तो थे जानो भाइयों अजहर। और जीजी अति खूबसूरत बात है ना अपना आप में, अति चोखी बात है कि स्वार्थ वो ईश्वर अपना ने सबने पैदा करो है ना। हाँ। तो स्वार्थ तो अपना में शामिल है, देखो इन्हें मानना पड़े लो। लेकिन बी के बावजूद इंसान होगा के नाते अगर परार्थ को गुण थामे है ना तो फिर ते सही मायना में इंसान हो, सही मायना में थे जीवन ने जी रहा हो। और जीजी जब माटी की बात करे ना, हाँ। तो मैंने भी एक बात याद आई। केसरिया माटी, केसरिया माटी हरिया खलिहान। कई बात है। केसरिया माटी हाँ। हरिया खलिहान, श्वेत अंबर भी गावे जाको यशोगान। श्वेत अंबर भी गावे जाको यशोगान। और अतो ही नहीं, अगर बात देश की प्रतिष्ठा पर आ जावे तो लुटा देवे अपना प्राण। बात अगर देश की प्रतिष्ठा पर आ जावे तो लुटा देवे अपना प्राण। और यही तो है अपना देश रा सच्चा सिपाही, सैनिक और जवान। और आज 20 जमीन सु जिन्हें दुनिया कहवे है नाम है हिंदुस्तान, मैं करा आने झुक कर प्रणाम। और सागे सागे कहें के वहां जीजी जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आज बड़ो खास दिन है। बिल्कुल बिल्कुल भाया, तू तो कुछ जी खुश कर दियो आज। बिल्कुल जी खुश कर वाली बात भी है, 15 जनवरी। हाँ। और आज की खास बात कहीं ये बताऊं था ना, देखो स्क्रीन का माध्यम से तो बाद में देखा लेकिन था ना सबने सहसु पे लिया। हाँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हाँ। आज थल सेना दिवस जो आप मना रहे हैं 77 वो थल सेना दिवस। और आज यहाँ लाग रही है जी एक यह अपना आप में ना कि और देश जिगत जो इतनी खूबसूरती से अपना देखबा ने मिले हैं। हाँ, खेत खलियान केसरिया माटी री में बात कर रही हूँ, से बड़ा खुश है, से बड़ा राजी है। लेकिन सबकी जो अमन शांति सुकून बीका अगर मैं बात करूँ ना, बीकी रक्षा का ताई कोई खड़े हुए सरहद पे। बिल्कुल इलिए आपा बड़े सुख चैन की तो शान से सबसे पहले तो आपा बोला ला जय हिंद। जय हिंद। और जय हिंद के सागे सागे आजरी खास बात बिल्कुल वो जरूरी है। आजरी खास बात बिल्कुल। तो आओ सैने दिखावा भी और बतावा भी। इस दिन को मनाने की वजह यह है कि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल कोदंडराम एम करियप्पा ने भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाला था। इससे पहले कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस गुजर भारतीय सेना प्रमुख थे। ये बात 1949 की है। इस दिन देश भर में परेड और सैन्य शोज होते हैं। दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड मैदान में मुख्य सेना दिवस परेड आयोजित किए जाते हैं। इस दिन वीरता पुरस्कार और सेना पदक दिए जाते हैं। बिल्कुल। परमवीर चक्र और अशोक चक्र पाने वाले विजेता हर साल सेना दिवस परेड में शामिल होते हैं। 15 जनवरी को देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की बहादुरी, निस्वार्थता और दृढ़ निश्चय ये अपने आप में देखने को मिलता है। और जीजी
कुछ नाम मैं अठे लेबो चाहूँ लो कहीं थे अंदाजो कर जो मैं काई बात करबो चाह रही हूँ। देखो फील्ड मार्शल सेम माणकशाह, वहाँ के सागे सागे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, वहाँ के सागे सागे कुछ और नाम वीर अब्दुल हमीद साहब, अमित शर्मा, आपने सागे और बात करूँ अगर मैं नाम ले विक्रम बत्रा भया अच्छा नाम है। हाँ दिन कम पड़ जाए लो नाम अच्छा कि है आका मैं बताऊं क्यों ए बे लोग है जहाँ से साक्षात कदे हमारी मुलाकात को नहीं हुई, कौन नहीं हुई। लेकिन मैं आपको कर्जदार हूँ और हमारी आंखें भर जावा अगर मैं ज़्यादा कुछ कह दूँ। हाँ। और आज क्यों कह चाह रही हूँ सब कुछ, क्योंकि आज हम सब जब थल सेना दिवस मनाते हैं ना तो बड़ी खुशी के साथ इन्हें याद करते हैं। और इन्हीं में से या यूँ कहें कि भारतीय सेना के ही एक ऐसे सच्चे सिपाही को आज हमने आमंत्रित किया है जिनकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे कि उस सेना जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं तो आज प्रामाणिक रूप से साक्षात हम वो सारी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करें और मिलकर स्वागत करें। जल्दी से मिला दे मेजर जनरल अनुज माथुर जी का। जय हिंद सर। जय हिंद। और सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आज थल सेना दिवस यानी सेना दिवस हम मनाते हैं और एक सैनिक हमारे साथ हैं, इससे खूबसूरत बात नहीं है। और मैं भी ये इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको आपके दर्शकों को भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और उम्मीद करता हूं कि भारतीय थल सेना दिवस को पूरे शान शौकत और गर्व के साथ मनाएंगे। बिल्कुल सर, जिस गर्व की, जिस शौर्य की, जिस वीरता की बात करते हैं, ऐसा लगता है जब कभी आर्मी का कोई पर्याय, अगर हम इंडियन आर्मी का कोई पर्याय ढूंढने का प्रयास करते हैं तो शायद इन्हीं शब्दों के आसपास हमें नजर आता है। बिल्कुल। वीरता, बलिदान, शौर्य, जुनून, उत्साह, सब कुछ ये जो जज्बा है। तो सर इस जज्बे की बात हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले चूंकि मैं चाहता हूं और मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी कि सर जब आए तो सर से ये ज़रूर पूछेगा, भारतीय सेना का जो इतिहास है अपने आप में बहुत गौरवशाली है। और सर आज उस इतिहास के साथ ही, इस इतिहास के पन्नों से ही हम शुरुआत करें। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक नहीं, सर्वश्रेष्ठ सेना है। और भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ बनाता है उसका गौरवशाली इतिहास। वो प्रेरणा देता है, वो भारतीय सैनिक को जज्बा देता है कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। वाह। आप देखेंगे कि पूरा इतिहास, आप 1857 से लेकर के आज तक पूरा इतिहास भारतीय सेना का उठा के देखेंगे तो आपको इस बात का पता पड़ेगा। मैं विंस्टन चर्चिल को कोट करना चाहूँगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विंस्टन चर्चिल, जिसको कि वॉर प्राइम मिनिस्टर कहते थे, और वो युद्ध की बारीकियों को बहुत गहराई से समझते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि ब्रिटेन या उनके साथी देशों ने दोनों विश्व युद्ध भारतीय सेना की वजह से बदौलत जीते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बात की पूरी गारंटी दे देगा कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली है। एक दो आपको मैं उदाहरण देना पसंद करूंगा। देखिए, इस पे एक पिक्चर बनी है तो ये लगता है कि काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897, अफगानिस्तान। एक किला था, वहां एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर केसर सिंह, उसके कमांड में 21 सिख सोल्जर्स, और जो कहते हैं ना कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा का असली मुजाहरा वहां पर हुआ जी। वाह। उस पोस्ट के ऊपर, सारागढ़ी किले के ऊपर 10,000 से ज्यादा अफगानियों ने हमला किया। और ये लड़ाके उस समय तक लड़ते रहे जब तक उनका हथियार एम्युनिशन खत्म नहीं हो गया। उसके बाद वो बेनेट से लड़े, जब बेनेट खत्म हो गया तो बाहर आकर के हाथ मुक्के से लड़े, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, आत्मसमर्पण नहीं किया। वाह। इस बात का मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में कहीं इसका कोई सानी नहीं है कि एक युद्ध में एक चौकी पर युद्ध करने वाले 21 के 21 सैनिकों को उनको दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। आज आप देखेंगे कि आजादी के बाद से आज तक हमें कुल 21 परमवीर चक्र मिले हैं, जो सर्वोच्च जो पद है। उधर 21 के 21 जवानों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। ये बताती है इस बात को कि उस युद्ध का कोई सानी नहीं है। यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ युद्धों में से एक माना गया है। तो वो जो जज्बा है,
अपने आप को कुर्बान कर देने का, लास्ट मिनट, लास्ट राउंड, लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, आखिरी कतरा खून का जब तक खत्म नहीं हो गया, उन्होंने चौकी नहीं छोड़ी। हाँ भाई, हमारा तो रोंगटा खड़ा होगा। मेरी आंखें नम हैं और कहने को बहुत कुछ है सर। और वो कहते हैं ना कि जब हम फील्ड मार्शल से माणक को चाहे फिल्म के पर्दे की माध्यम से हम जब उनकी जीवनी को देखते हैं या फिर हम उन्हें पढ़ते हैं तो एक बात याद आती है। जी वो कहीं क्या करे जे कि मैं मौत से नहीं डरता, या तो ये झूठ है या फिर मैं एक गोरखा हूँ या फिर मैं एक भारतीय सेना का सच्चा सिपाही हूँ। तो ये वो बात जब वो प्रामाणिक रूप से नज़र आती है कि वो 21 जो लड़ पड़े 10,000 की इतनी, और दुश्मन को देखकर घबराना तो छोड़ो, उन्होंने आखिरी दम तक ये फैसला रखा कि जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा ये किला है, इसे हम नहीं छोड़ने वाले। और क्या मतलब वो कहानी है अपने आप में, क्या इतिहास है। तो जी मैं इस स्टेज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक बात और जानना चाहूँगा। जब किसी वो कहते हैं कि जज्बा तो हर किसी में होता है, देश के लिए जो प्यार है, समर्पण है, लेकिन समर्पण, देश प्रेम का जो सबसे उच्चतम स्तर अगर मैं कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, वो सिर्फ भारतीय सेना को प्राप्त है। और वो जो स्तर जिस तरह का वो दिखाते हैं, मेरे ख्याल से उसका कोई साथ नहीं। बिल्कुल। और सर की अगर बात करें तो भारतीय सेना में आपने एक लंबा समय बिताया, कहाँ से कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई मेजर जनरल तक की, और क्या चुनौतियाँ रही? देखिए, मैं स्कूल के बाद 11th स्टैंडर्ड के तुरंत बाद 16 साल और कुछ महीने का था, मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चला गया पुणे खड़गवासला में, और वहाँ पर ट्रेनिंग करी। फिर 1 वर्ष हमने मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करी, और उसके बाद मैंने कमीशन पाया। देखिए, मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मुझे इसलिए नहीं है कि मैं कहना चाह नहीं रहा, लेकिन सिर्फ एक जो सीख हमने वहाँ ली थी, वो एक सबसे बड़ी सिखलाई हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये थी कि आप दूसरा स्थान कोई नहीं है सेना में, यू आइदर विन और यू एंड अप इन ए ग्रेवयार्ड। तो ये बात हमारे को इस गहराई से सिखलाई जाती है, कई कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, कई चीजों के माध्यम से, और ये बात हमारे अंदर इनग्रेन कर दी जाती है कि अगर आपको सेना में सरवाइव करना है तो आपको जीतना पड़ेगा। और वो जो सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है वहां पर, वो सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं आपकी पलटन की सेल्फ एस्टीम के साथ अलाइन होती है, और वो कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम राष्ट्र के प्रति आपकी भावना से अलाइन होती है, और वही ताकत है जो कि आपको एक अच्छा सैनिक बनाती है। वही ताकत है जो कि सैम बहादुर को ये कहने पर मजबूर करती है कि अगर आप या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप भारत के सैनिक हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरता। वाह, सैम बहादुर साहब की बात जितना कहें उतना कम। वाकई ये आंखें भले हो जाए नम, लेकिन जितना कहें उतना मैं कम। एक छोटा सा, अगर आप कहें इजाजत दें तो किस्सा बताऊंगा। अरे सर, एनडीए की डेफिनेटली। ट्रेनिंग के टाइम का, एनडीए में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। 12 स्क्वाड्रन थी हमारे जमाने में, अभी और बढ़ गई हैं। 12 स्क्वाड्रन थी, और इंटर स्क्वाड्रन कॉम्पिटिशन्स होते थे, खेलों के और डिबेट्स, हर चीज के कॉम्पिटिशन्स होते थे। वो क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर जीत का जज्बा और कंपटीशन का जज्बा बनाने के लिए होते थे। तो एक बार हमारा हॉकी का मैच चल रहा था, हम लोग खेल रहे थे उसमें, और जो हमारा सीएसएम होता है, एक सीएसएम जो कि कैडेट ही होता है, सीनियर मोस्ट, और वो डिसिप्लिन और इन चीजों के लिए वो होता है। तो कई जगह मैचेस चल रहे थे, तो वो हमारा मैच देखने आए सीएसएम, और हम हाफ टाइम तक 3-0 से जीत रहे थे। तो उनको लगा कि अब तो जीत जाएंगे, वो वापस चले गए कहीं और, उनको बहुत काम थे, और हम 3-0 से मैच जीत के वापस पहुंचे स्क्वाड्रन में। तो हम बड़ी खुश थे, हमें लग रहा था कि हमारा स्वागत होगा, मालाएं ला लेंगे। वहां पर हमारे लिए वो तैयार खड़े थे, और यदि मैं कहूँ, मैं माफी के साथ कहूंगा कि जितनी गालियां उनको आती थी वो हमें दी, और फिर उन्होंने हमारे को ऐसा रगड़ा लगाया। फिर हमने पूछा कि भाई हम तो मैच जीत के आ रहे हैं, कि क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं जब हाफ टाइम पे आया था तो यू वर लीडिंग 3-0 and you have a cheeks to come back at 3-0। ये एक्चुअली उसको ये जो भावना थी कि 3-0 पे आप रुकना नहीं है। आपको एक, आपने चौकी पे कब्जा लिया, कुछ कर लिया, तो जब तक आप अपना उद्देश्य हासिल ना करें उस समय तक रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते जाना है। ये लेसन मेरे को उस दिन मिला था। ये एक बहुत जिस प्रकार से आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिस प्रकार से आपको युद्ध के लिए, जिस प्रकार आपको देश की सेवा के लिए तैयार किया जाता है,
उसका एक छोटा सा मैंने हाँ। उदाहरण देने का प्रयास। सर जो बात करी एनडीए की, एनडीए का दरवाजा माँ की बेटियां के ताई भी खुल गया। अरे हाँ, तो बस बेटियां ने जानबूझ आवे, कुछ लड़कियों के सवाल थे बच्चियों के कि एनडीए में कैसे कब सर से पूछेगा कि कर सकते हैं 12th पास के बाद कि ग्रेजुएशन के बाद। नहीं, देखिए एनडीए जो है, हाँ। एनडीए में एंट्री 12th के बाद, हमारे जमाने में 11th के बाद होती थी क्योंकि 10+1 था, अब 12th के बाद एनडीए में एंट्री, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, 12th के बाद ही होती है। 12th के बाद एक रिटन एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। और उस यूपीएससी एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू के बाद बच्चे बच्चियां की एक मेरिट ड्रॉ होती है, और उस मेरिट के बाद उनको कॉल लेटर्स बुलाए जाते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके देश के जो महिला सैनिक हैं वो पुरुष सैनिक से किसी भी क्षेत्र में 19 नहीं है। उनके बराबर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर और उनके कंधे से आगे जाकर वो लोग काम करके दिखा रही हैं। देखो भाया जीजी कम कौन है। जीजी कम कौन है। और आपने ये देश की, आपने ये देश की पूरी जो माँ की बहना है, जो माँ की रक्षा के ताई बिल्कुल माँ से भी एक कदम आगे बढ़ के प्रयास कर रही है। माने सलाम है। सर यहाँ मैं जानना चाहूंगा, आज हम सेना दिवस मना रहे हैं, सेना दिवस का भी अपने आप में पूरा एक इतिहास है। 77वां सेना दिवस हम मनाते हैं आज। सर इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, आपने अपने उसमें काफी कवर किया था। क्या हुआ था कि जब भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय भारत की सेना का भी बंटवारा हुआ। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। यहाँ पर भी दंगे हो रहे थे, मित्र देश में भी, पड़ोसी देश में भी दंगे हो रहे थे, और उस समय कहीं ना कहीं ऐसा सोचा गया कि शायद भारतीय सैनिकों को, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था, भारतीय कमांडरों को इतना तजर्बा नहीं है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे, वो ब्रिटिश जो प्रमुख थे वो कंटिन्यू किए। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि आर्मी को तो पहला सेना प्रमुख 1949 में मिल गया, नेवी को 1954 में, एयरफोर्स को 1954 में मिला, और नेवी को 1958 में मिला, आजादी के 7 साल बाद और 11 साल बाद। तो ये बात कहीं ना कहीं इस प्रकार की हुई थी। तो ये 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा ने, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बने, लेफ्टिनेंट, उन्होंने पहली बार जनरल फ्रांसिस बुचर से कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी का पदभार ग्रहण किया। उसको कमेमोरेट करने के लिए हम थल सेना दिवस मनाते हैं। देखिए, इस समय मैं आपको आर्मी की वैल्यूज के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूं जी। ये जब बातचीत चल रही थी तो लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर नाथू सिंह राठौर जी, ये हमारे राजस्थान का गर्व है बिल्कुल। क्या बोलती हैं आप दीदी? जय 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 राजस्थान। तो ये जो नाथू सिंह राठौर थे, उनको प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा, और भी बातें हुई, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, कारण कुछ भी है, लेकिन उनको कहा कि क्या आप भारतीय सेना का नेतृत्व करने को तैयार हैं? उस समय कोई भी होता तो कहता हाँ मैं कर लूंगा। उस समय इस महान योद्धा ने कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे से सीनियर और मेरे से ज्यादा काबिल आदमी, जिसका नाम के.एम. करियप्पा है, वो हमारे पास मौजूद है, और उनको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ये एक इतनी बड़ी वैल्यू है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सर्विस बिफोर सेल्फ, राष्ट्र का हित अपने हित से आगे, और ये तमाम, और करियप्पा बने इवेंचुअली 15 जनवरी 1949 को, और उसी को कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। 3-4 बातें और मैं बताऊंगा इसमें। जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ मिलिट्री लीडरशिप का अंग्रेजों से हमारी तरफ, वो पहली बात है। दूसरी बात, इस दिन हम उन शूरवीर बलिदानियों को याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया जी। उसके अलावा इस समय का हम लाभ उठा करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अभी आप देखेंगे कि इस बार, आपकी उसमें मैं करेक्शन कर सकता हूं अगर? जी सर, डेफिनेटली। उसमें लिखा हुआ था कि मुख्य परेड दिल्ली में होती है, होती थी। 2023 तक परेड दिल्ली में हुई थी, मैं इसीलिए कहना। और उसके बाद पहली बार ये एक निर्णय लिया गया कि ये जो आर्मी डे है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, और इसकी जो मुख्य परेड है वो देश के अलग अलग कोनों में की जानी चाहिए। तो 2023 में ये बेंगलुरु में हुआ,
गत वर्ष ये लखनऊ में लखनऊ हुआ में और इस वर्ष पूना में हो रहा है और उसमें हम शोकेस करेंगे मिलिट्री की माइट का। उसमें शोकेस किया जाएगा मिलिट्री की जो 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 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, आत्मनिर्भरता शोकेस की जाएगी। आप देखेंगे आज भारत किस तेजी से सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पिछले 10-12 वर्षों में तो बहुत ही इस क्षेत्र में हमने काम किया। उसके अलावा इस दिन हम देश के युवा वर्ग को मैसेज देते हैं, राष्ट्र प्रेम का, देशभक्ति का मैसेज दिया जाता है। और मैं थोड़ी देर पहले भी आपको ये कह रहा था, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, देशभक्ति करने के लिए आवश्यक नहीं कि आप सेना में हों। देशभक्त वो है, सच्चा देशभक्त वो है जो भी काम कर रहा है उस काम को अपनी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे और एक भावना को अपने में सर्वोपरि रखे, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। कोई भी हो, एक सफाई करने वाले से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति देश की उतनी ही सेवा कर रहा है जितनी मैंने अपने 4 दशकों में करी या कोई सैनिक करता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले। जो भी काम करो। जब भी यूथ से बात करता हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है युवा वर्ग से बात करना, और मैं उनको एक ही लाइन लास्ट में छोड़ के जाता हूं। आप मेरे व्हाट्सएप का भी स्टेटस देख सकते हैं, और वो लाइन है, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। वाह कई बात है। और मुझे लगता है कि ये मूल मंत्र होना चाहिए पूरे तमाम भारतीयों का, राष्ट्र का होना चाहिए, राष्ट्र का होना चाहिए। वाह 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 वाह। और सर इस खास मौके पे, क्योंकि मौका बड़ा खास है, बिल्कुल सेना दिवस हम मना रहे हैं, तो एक खास शख्सियत हमारे साथ है जो कुछ कहना चाहते हैं। सब आपकी बात कहना चाहते हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं इस आपने मंच से, और आजाद मनसुख है वो चाहे। और बुला भी रहे हम कभी अमित कुमार आजाद साहब को, तो आइए उन्हें सुनते हैं पहले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मैं कवि अमित आजाद प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आजाद भाई, आपको भी मेरी तरफ से सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अनिता दीदी आपको भी सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो आपको। और मेजर साहब, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आज सेना दिवस है और इस सेना दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे देश के गौरव हैं। सेना जिसके बगैर हम एक पल भी सुरक्षित नहीं हैं। इस दिन के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कितने गौरव, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता से यह दिवस हम मनाते हैं। तो एक छोटा सा गीत सेना दिवस के लिए, सेना के लिए, हमारी गौरवशाली उन सैनिकों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि भारती की करो आरती आज सब, प्रेम से इस दिवस को मनाया करो, शक्ति संपन्न होए ये सेना मेरी, हौसला सारे मिलकर बढ़ाया करो। वाह, वाह, आरती की करो आरती आज सब, चाल हर शत्रु की तुम मिटाते रहो। मेजर साहब, सेना को और आपको ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि चाल हर शत्रु की तुम मिटाते रहो, जीत के हर कदम तुम बढ़ाते रहो, है तिरंगे कि ये शान तुमसे सुनो, पुष्प गौरव के तुम भी चढ़ाते रहो, भूल से भी कभी भय न घेरे तुम्हें, भूल से भी कभी भय न घेरे तुम्हें, रक्त दुश्मन कर्ण में गिराया करो, शक्ति संपन्न होवे ये सेना मेरी, हौसला सारे मिलकर बढ़ाया करो, और मेरी सेना तुम्हें मेरा शत शत नमन, मेरी सेना
तुम्हें मेरा शत शत नमन है, तुम्हारे ही दम से महकते चमन। शत्रुओं से सदा तुम बचाते रहे, शक्ति संपन्न हो तुम, तुम्हारा ये तन शक्ति संपन्न हो तुम, तुम्हारा ये तन। और भाल माँ भारती के लगाते हुए, भाल माँ भारती के लगाते हुए, रज को भक्ति की शक्ति बढ़ाया करो, रज को भक्ति की शक्ति बढ़ाया करो। शक्ति संपन्न होवे ये सेना मेरी, हौसला सारे मिलकर बढ़ाया करो। वाह 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 बहुत वाह बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, जय हिंद जय भारत। जय भारत। और वाकई आजाद साहब ने तो मतलब समा बांध दिया, यूं कह सकते हैं हम। जदी तो कहवे छे मेरा देश महान है, मेरा देश महान, भारत देश महान भारत देश है, महान। अनुपम रत्नों की खान है, आहा। आकाश भी जिसको छू ना सके, मेरे देश की ऐसी शान है। वाह, जय जय राजस्थान है। जय जय राजस्थान है, अलबेलो राजस्थान अलबेलो राजस्थान है। और सही सर बात राजस्थान की जब बात चलती है, हाँ। ऐसे तो जब मैंने आपसे पूछा कि इतिहास की बात में हम आपसे करते हैं और पूरा इतिहास ही गौरवशाली है, लेकिन चूंकि शुरुआत में ही आपने बताया नाथूराम सर के बारे में, और ये अपने आप में मतलब और थोड़ा सा जो कहते हैं ना ऊर्जा और दे देता है। बिंग राजस्थानी, हिंदुस्तानी होने के नाते तो हमें गर्व है ही, लेकिन बिंग राजस्थानी और थोड़ा गर्व हमें होता है जब हम जनरल मेजर जनरल सगत सिंह सर के बारे में सुनते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर यहाँ बहुत सारी लड़ाइयों की बात जब आपने बताई कि बैटल ऑफ सारागढ़ी जो 1897 में लड़ी गई, और 21 जो हमारे जो लड़ाके थे जिस कदर लड़े, शायद पूरे देश में वो भावना मतलब आज जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ते पढ़ते शायद वो भावना जो हमारे अंदर जागृत होती है। लेकिन उसके साथ साथ सर बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जिन्हें शायद इतिहास में वैसा स्थान मिला नहीं, अनछुए पहलू भी कुछ रह जाते हैं। सर आपकी ज़बानी जानना चाहिए। मैं दो तीन आपको बात बताऊंगा। एक तो एक ऐसी युद्ध के बारे में बताना चाहता हूं जिसको सब जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। उसकी वजह है कि वो जो युद्ध था वो भारतीय सेना के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, टर्निंग पॉइंट। अब बात पहले विश्व युद्ध की है। हाइफा पोर्ट था जो कि इजराइल का पोर्ट है, आजकल ये बहुत न्यूज में है, हाइफा पे लगातार रोज हमले हो रहे हैं। वो हाइफा पोर्ट अंग्रेजों के लिए बहुत आवश्यक था क्योंकि वो एक रेल हेड था, कुछ भी वजह रही हो। वहां पर वो ऑटोमन एम्पायर के जो ऑस्ट्रियन और जो उनके ऑटोमन ट्रूप्स थे वो वहां पर एंट्रेंच थे। ऐसे समय में उन्होंने 3 भारतीय कैवलरी रेजिमेंट्स को बुलाया। वो उसका आर्मर्ड डिवीजन का हिस्सा थे, जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स, और इन तीनों को एक ब्रिगेड में बना करके और इनको टास्क दिया गया। अब आपको मैं इस युद्ध की जो मेन चीज है वो बताऊंगा, समय काफी बता सकता हूं। वो ये था कि जो शत्रु था ऑटोमन एम्पायर के जो वहां पर थे वो एंट्रेंच थे, उनके पास मशीन गनें थी, उनके पास गोला बारूद था, उनके पास आर्टिलरी का सपोर्ट था, उनके पास हर चीज थी। और जबकि मेजर दलपत सिंह वाह, जोधपुर का एक बहुत बड़ा नाम, मेजर दलपत सिंह ने उनके पास, उनकी सेना के पास था घोड़े, तलवार, भाले, चाकू और जज्बा। वाह, जज्बा। और ऐसे समय कहा गया उनको कि आप हमला ना करें क्योंकि आपके जीतने का कोई चांस नहीं है जी। उस समय मेजर दलपत सिंह जी ने दिन के उजाले में, वो समय ऐसा था जबकि दिन और रात की लड़ाई में बहुत अंतर होता था। रात की लड़ाई में हमको बहुत फायदे होते थे क्योंकि जिस प्रकार की बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी आज है वो वहां नहीं मौजूद थी। दिन के समय ऐसी जगह पर कि एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ वो पहाड़ जिसमें दुश्मन शत्रु बैठा हुआ है, उस पर उन्होंने अपने घोड़ों पर बैठकर हथियार, भालों और तलवारों से उनके ऊपर हमला किया। 1200 सैनिकों को उन्होंने वहां गिरफ्तार किया, उस युद्ध को जीता, हाइफा को मुक्त कराया और मेजर दलपत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद कैप्टन अमन सिंह ने उसी फोर्स को अपने कमांड में लिया और
उस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचाया। अब मैं क्यों बता रहा हूं जी, उस समय तक अंग्रेजों का यह मानना था कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय अधिकारी हैं, वो युद्ध में लीड करने के सक्षम नहीं है, काबिल नहीं। दलपत सिंह, अमन सिंह ने ये निश्चित ये उनको सिद्ध करके बता बहुत बड़ा जवाब दिया, जवाब और ये उन्होंने एक्नॉलेज किया। उसके बाद इन तीनों रेजिमेंट के सोल्जर्स को कमेमोरेट करने के लिए तीन मूर्ति चौक जो दिल्ली में है, उसको पहले कई कहानियां रही होंगी, आपने सुना होगा। उसको तीन मूर्ति चौक इसीलिए है कि एक एक सैनिक जोधपुर लॉन्चर्स का, मैसूर लॉन्चर्स का और हैदराबाद लॉन्चर्स का वहां पर है। और उस तीन मूर्ति चौक को 1918 में नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी ने मिलकर रीनेम किया और ये तीन मूर्ति हाइफा चौक कहलाता है। उसके बाद जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन ये था कि उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडर्स में भारतीयों को प्रवेश देना आरंभ कर दिया। जिस नथु सिंह राठौर की हम बात कर रहे हैं, वो उसके पहले बैच में वहां पर ट्रेनिंग के लिए गए थे और उन्होंने वहां कीर्तिमान स्थापित किए जो कि आज तक मेरे ख्याल से मौजूद हैं। और वहां पर तब से एक दूसरी बात इसने जन्म दिया एक ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जिसको कि RIMC के नाम से जाना जाता है आजकल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। वो उन्होंने उस समय किंग जॉर्जेस मिलिट्री कॉलेज कहलाता था, जो भी है वो इसलिए कि सैंडहर्स्ट के लिए वहां पर बच्चों को तैयार किया जा सके। तो 7वीं 8वीं से बच्चे 11 क्लास तक पढ़ते थे और फिर वो एकेडमी में जाते। तो मतलब उन्होंने अपने एकेडमीज के दरवाजे भारत के सैनिकों को, भारत के आने वाले जनरेशन की मिलिट्री लीडरशिप को तैयार करने के लिए खोले। और वही युद्ध था जिसने भारतीय सैन्य अकादमी की नींव रखी और 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी बनाई गई ताकि हम भारत में ही रह करके भारतीयों को भारतीय सेना में अधिकारी पद के लिए तैयार कर सकें। वाह। तो ये जो युद्ध था वो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। वाह वाह वाह। उसमें भी अलबेलो राजस्थान, जय जय राजस्थान, दलपत सिंह, और उसको फिर मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। पूरा हिंदुस्तान में, राजस्थान शायद एक एकलो अशो राज्य है जो वीर सबसे ज्यादा वीर सपूतान है, सबसे ज्यादा वीर गति, सबसे ज्यादा बलिदान है। इसका कोई मुझे लगता नहीं कि, हालांकि मैं इंडियन आर्मी का हूं, मैं पूरे देश ने बलिदान किया है, लेकिन राजस्थान का भी अपना कंट्रीब्यूशन है और वो कंट्रीब्यूशन बाकी लोगों से थोड़ा अधिक है। क्या बात है। और ये गौरव है अपने आप में, हमें गर्व करने की अनुभूति होती है। और अभी एक राजस्थानी की बात करी नाथू सिंह जी की, अभी दलपत सिंह की करी, एक की और करूंगा। बिल्कुल करिए सर, कीजिए, अभी करनी चाहिए सर आपको। बिल्कुल। जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं, केसरी, 21 जवानों ने वहां पर शहादत दी। 1962 चाइना ने धोखे से भारत पे आक्रमण किया। रेजांगला नाम की एक पास है, वो चुशूल का जो इलाका है उसको बाकी लद्दाख के रीजन से वो मिलाता था। उस रेजांगला में फिर एक राजस्थानी सैनिक के अंडर में 120 वीर बहादुर जवान वहां पर तैनात थे। उस व्यक्ति का नाम है मेजर शैतान सिंह। और उनके ऊपर हजारों चाइनीज का हमला करने का तरीका ये था कि वो वेव्स में आते हैं। 1000 आदमी की वेव, फिर वो खत्म हो गई दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, ताकि पूरी तरह से वो शत्रु को तहस नहस करें। उस जगह पर रेजांगला में कपड़े नहीं, पूरी तैयारी नहीं, विंटर क्लोथिंग नहीं, उस परिस्थिति में वहां पर 120 में से 113 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन रेजांगला नहीं छोड़ा। और आज भी रेजांगला हमारे पास है वो मेजर शैतान सिंह की वजह से। अब आप जरूर पूछेंगे कि बाकी 7 लोगों का क्या। वो जो 7 थे वो इतनी बुरी तरह घायल थे कि वो चल फिर भी नहीं सकते थे, लेकिन जब उनको रेस्क्यू किया गया तो उनकी गन चीन की तरफ पॉइंटेड थी और ट्रिगर में उंगली फंसी हुई। इस बात को आप सोच नहीं सकते। और रेजांगला आज भारत के पास है, चुशूल भारत के पास है, और भारत चीन की जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत होती है वो इन्हीं जगहों पर हो रही है। कहीं बात है। मैं निशब्द हूं इस समय और वाकई शायद आंखें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। तो एक बात मैं जी आप बिल्कुल पूछिए। इतिहास गवाह है आज। और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित। मतलब क्या कहें, कुछ बहुत छोटे शब्द हैं, हल्के शब्द नजर आते हैं इन किरदारों के आगे। हकीकत है। मतलब भारतीय इतिहास को अगर हम देखें, आज़ादी की बात करें या
महिलाओं का भरपूर योगदान रहा है हर जगह। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय सेना में महिलाओं की, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ एक बात बिल्कुल। बोली थी, मैं वो थोड़ी देर बाद रिपीट करूंगा। हाँ। भारतीय सेना का इतिहास, भारतीय परंपराओं का इतिहास आप देखें। हाँ। अगर आपको असुरों का नाश करना है तो आपको दुर्गा चाहिए। आहा। तो भारतीय सेना में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है सदैव से। उस समय ऐसा था, आज़ादी से पहले का समय, तो भारतीय सेना में जो महिलाएं थीं वो कम्युनिकेशंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में या डॉक्टर्स और नर्सेस तो खैर हमेशा से रही ही हैं, उनका बहुत बड़ा काम होता है। और उसके बाद, आज़ादी के बाद भी लगातार भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी रही। इस समय में एक मेंशन करना चाहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी में नई जान फूंकी थी और उन्होंने 3 ब्रिगेड, जो कि सब बहुत अच्छे से समझते हैं, सुभाष नेहरू गांधी ब्रिगेड बनाई थी, उन्होंने साथ ही एक महिला ब्रिगेड भी बनाई थी और उस महिला ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। और उसने जो काम करके दिखाया है इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। वो भी भारतीय थे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय महिलाओं का शुरू से किसी ना किसी तरीके से इसमें योगदान रहा। और आज भारत, आपकी महिलाएं, आज हमारी जो वीरांगनाएं हैं, वो देश में कंपनी बटालियंस को या यूनिट्स को कमान कर रही हैं और बेहतरीन तरीके से कमान कर रही हैं। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस में हम इंडियन आर्मी की लेडीज जाकर के सर्विसेज दे रही हैं। इंटरनेशनल परेड्स को इंडियन आर्मी की लेडीज, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने इंटरनेशनल परेड को लीड किया है। और आज की तारीख में पुरुषों से 21 नहीं तो 20 भी नहीं है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। और आज भारत की जो महिला है वो एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। आप देखेंगे ओटीएस से जो पासिंग आउट परेड होती है, जहां पर महिलाओं की ट्रेनिंग हो रही है, वहां पर ट्रेंड बन गया है कि परेड को लीड करने का काम लेडी कैडेट्स कर रही है। मैरिट में लेडी कैडेट्स जो है वो, तो ये मेरा ये मानना है कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपको मैं एक बात और बताऊं कि मेडिकल कोर में हमेशा से महिलाएं रही हैं। आज जो 4 सर्वोच्च पद होते हैं मेडिकल कोर के, जी, उन 4 में से 3 पर महिलाएं आसाइन हैं। वाह। तो ये बहुत ज्यादा मेरा मानना है कि महिलाएं हमारी सेना का अच्छा काम कर रही हैं। और अब महिलाएं रैंक्स में भी आना शुरू हो गई हैं। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में है। और आप बिल्कुल प्रश्न करें, मैं नहीं बिल्कुल आप बता ही रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो हम पूना में जो परेड हो रही है उसकी बात इस समय शायद चल रही होगी, शायद, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली टाइम क्या है। और उस परेड में एक कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का महिला कंटिंजेंट हिस्सा ले रहा है। ये नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और ये बात आप समझ लें कि पिछले 10 वर्षों में इस नारी शक्ति को जिस प्रकार से हम लोगों ने आगे आते हुए देखा है, कोई भी फील्ड हो, खास करके सेना की फील्ड में, उसका कोई मेरे हिसाब से कोई जवाब नहीं। हाँ। वाह। तो भाई जो माँ की जो बहन बेटियां सुन रही है, वहाँ कहता ही तो इससे बड़ी प्रेरणा तो कोई हो ही नहीं सके। तो ते सुनो और जाओ। वाह। और बढ़ाओ देश रोमान। देश रोमान। सर, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जो इतिहास है और साथ साथ आज जो हम, और देरी से जो जिन लोग हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन्हें एक बार फिर से मैं बता दूं, आज हम थल सेना दिवस मना रहे हैं 77वां, और उसकी शुभकामनाएं लगातार आपको हम दिए चले जा रहे हैं। और उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार अपने जो ज्ञान और उस गौरव गाथा को लगातार हमारे सामने बखान कर रहे हैं हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर। अनुज सर, एक बात यहाँ जानना चाहूँगा, वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, जब भारतीय सेना के इतिहास की बात होती है, आप 4 दशकों तक आपने सेवा दी है और अभी भी सेवारत ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपका जो रैंक है वो कभी रिटायर होता ही नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, सीधे तौर से आपका जुड़ाव आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा के जब मैं बात करता हूँ तो मेरे खुद के भी गूज बम्स हैं। हमारी रेजिमेंट का हीरा था वो। वो जम्मू कश्मीर राइफल्स, मेरी रेजिमेंट है वो, मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स में था, वो एक हीरा था। अब आपको मैं विक्रम बत्रा के बारे में 1-2 बातें बताऊंगा कि एक पहाड़ी, उस क्या नाम है उससे कोई ज़्यादा उसको महत्व नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण शत्रु की लोकेशन थी जिस पे कब्जा करने की बात थी। विक्रम बत्रा की कंपनी को उस पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। इसको मैं थोड़ा सा और ठीक करूं। विक्रम बत्रा ने
वॉलेंटियर करके कहा कि इस जगह पर कब्जा करने का मौका मुझे दिया दिया जाए। वाह। और वो अपनी कंपनी को लेकर वहां गए। उन्होंने उस .5140 के ऊपर कब्जा किया। उस कब्जे के दौरान खुद घायल हो गए, खुद घायल हो गए। अब कोई भी सैनिक अधिकारी या सैनिक होता तो घायल अवस्था में उसको कहा गया कि भाई आप घायल हैं, आप नीचे आ जाइए वापस। और फिर उसको कहा गया कि भाई अगर नीचे नहीं भी आ रहे हैं तो कम से कम आगे और ना जाएं। तब उससे उसके रेडियो सेट पे वाई के जोशी उनके सीईओ थे, उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट? तो उसने कहा ये दिल मांगे मांगे मोर। वाह। ये बात उस समय से निकली है और ये बात घर घर की कहानी हो गई। हाँ। उसके बाद अब जो मैं बता रहा हूं, अगले जो ऑब्जेक्टिव था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि वहां से पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो उसको बैटल को कंट्रोल कर रहे थे। तो उस जगह पर फिर विक्रम बत्रा ने हमला किया। उस जगह पर वहां पर भी विजय हासिल करी। अब उस समय एक चीज हुई कि उनका एक साथी घायल हो गया, घायल था। तो उस साथी को लाने के लिए एक जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो उठा और वो उसको लाने के लिए जाने वाला था। तो उसके कंधे पर किसी ने टैप किया ऐसे। वो टैप करने वाला आदमी था विक्रम बत्रा। और उस विक्रम बत्रा ने उसको कहा डोगरी में, मैं भी कहता, साहब जी तुसी बाल बच्चे आले हो, तुसी बह जाओ, मन्नू जान दो। हाँ। तो उसने ये कहा कि आप बाल बच्चे वाले हैं, क्योंकि वहां लगभग निश्चित मौत आपका इंतजार कर रही है, तो आप ना जाएं, मैं उस बच्चे को बचा के लाता हूं। और उसको वो बचा के लाया, लेकिन उसमें अपने प्राणों की उसने आहुति दे दी। ये विक्रम बत्रा है। इसीलिए इस विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया। वाह। और मैं ऐसे वीरों को फिर से- नमन। और देखिए, ये भारतीय सेना है। हाँ। और भारतीय सेना का जितना गौरवशाली इतिहास है, और उसमें कुछ बातें हैं जो शायद बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हाँ। वो ये कि हम जियो और जीने दो पर यकीन रखते हैं, हम कभी पहला हमला नहीं करते। और शायद जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना टुकड़ी ज़रूर है, लेकिन दुनिया की पहली सर्वश्रेष्ठ सेना है। वो इसीलिए है कि हमारी सोच, हमारा दिल, वो दोनों बहुत बड़े हैं। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि भारतीय सेना जिस गौरवशाली इतिहास की बात लगातार करती है, भविष्य भी वैसा ही देखती है। और मेजर जनरल अनुज माथुर सर जैसे लोग जब वो बखान करते हैं तो सुनने का लगातार मन करता है। सर, यहाँ एक सवाल और जहन में आता है। पिछले 11 वर्षों में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन या एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है। आप भी लगातार प्रयास करते हैं, और सर ने भी कही जिससे ये बात, राष्ट्रीय हाँ। राष्ट्रीय भावना के साथ जुड़ने की बात हम करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि देश के हर एक नागरिक से। जब आप कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, जैसा कि आपका मूल मंत्र है, तो वो जब आप पिछले 11 वर्षों में जब अब हम देखते हैं, जब एक नए हिंदुस्तान की बात करते हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो जवाबी हमले में ना सिर्फ हम मतलब किसी तरह का कोई वहाँ पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, हम घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। ये सब कुछ सिद्ध करके दिखाया हमारी भारतीय सेना ने। सर, क्या कहना चाहेंगे पिछले 11 वर्षों में जो बदलाव हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज, अगर आप मुझे इजाजत दें, जी सर। क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो मिस हो, और जिस तरह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस ना हो जाए। हमने 47 की बात करी, 62 की बात करी, 65 की बात करी, 71 की बात करी। जी। उनके बीच में एक ऐसा एक्शन हुआ था जो कि फिर एक राजस्थानी की मदद वजह से हुआ था। वाह। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। उस राजस्थानी का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल, उस टाइम पे मेजर जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आज सगत सिंह के नाम पे एक सड़क, बिल्कुल, एक चौक है पूरा, बिल्कुल। पूरा चौक। वो चौक, उस घर में मैं रहा हूँ, मेरे घर से वाह। सगत सिंह जी भी वहीं रहे। जब मैं जीओसी था तो मैं उसी घर में रहता था। है। तो एक समय ऐसा था 1967 में, जब चाइनीज को शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, और भी कई चीजें थी जिनका मैं यहाँ बात करना नहीं चाहता, ऑफ स्टूडियो आपको बताऊंगा। बिल्कुल। लेकिन चाइना को लगा कि हमने 1962 में इनको मरोड़ दिया है, तो अब हम वहां पर 2 स्ट्रेटेजिक पासेस हैं, जिलेपला और नाथुला। और ये पुराने ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स भी हैं, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत important सिक्किम की बात। सिक्किम। सिक्किम उस समय भारत का अंग नहीं बना था, बट भारत की सेना वो जद्दोजहद थी उस और समय। 1975 में हमने ले लिया। तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि वो नाथुला पर कब्जा कर लें,
और नाथुला पे कब्जा करने का मतलब है पूरी सिक्किम की डिफेंसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज, और वो पूरा रोल डाउन करके और कालिम्पोंग तक वो उनको आने से कोई रोक नहीं सकता था। तो 12-13 सितंबर को नाथुला में और 1 अक्टूबर को चोला में 2 जगह उन्होंने कुछ ताकत दिखाने का प्रयास किया, और मेरे ख्याल से फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द चाइनीज मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी वाज शैटर्ड इन अ ट्रायल बाय फायर। पहली बार चाइना की जो मिथ बन गई थी कि वो अविजेय हैं, कभी किसी से हार नहीं सकते, उनको 12-13 सितंबर को नाथुला में और 1 अक्टूबर को चोला में इस कदर मारा कि वो वहां से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। और मैं फिर गर्व के साथ कहता हूं कि जो चोला का युद्ध लड़ा गया वो मेरी यूनिट ने लड़ा। वाह। और मेरी यूनिट का उपनाम जो हर यूनिट का होता है उसका नाम चोला वॉरियर्स है। 10 जैक राइफल्स चोला वॉरियर्स। और चोला आज हमारे देश में है, नाथुला आज हमारे देश में है। हम पिकनिक मनाने जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं सिक्किम, नाथुला जरूर जाते हैं आप। वो उन लोगों की वजह से है जिन्होंने 1967 में, उनको हुक्म नहीं था तो जनरल सगत सिंह जीओसी थे गैंगटॉक में, उन्होंने अपने सीओस को कहा कि मेरे अलावा किसी से आप कोई हुक्म नहीं लेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा डर सता रहा था कि कोई लड़ाई हम नहीं करें, क्योंकि हम 62 में मार खा चुके हैं, दोबारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उनको ये शक था कि कोई मना ना कर दे करने से, तो उन्होंने कहा सारे रेडियो सेट बंद, ऊपर से कोई हुक्म नहीं, और उन्होंने कहा कि अब आप जाकर हमला करो और इनको खदेड़ो। और 12-13 सितंबर और 1 अक्टूबर को हमला किया और चीनियों को इस बुरी तरह से खदेड़ा कि उनको अपने सैनिकों की बॉडीज की गिनती नहीं करने को समझ आया। तो हमला किया और खदेड़ के ही दम लिया। खदेड़ के दम लिया और दुश्मन का भ्रम भी तोड़ा और उसकी गलतफहमी भी दूर कर दी। ये है और पूरे देश की गलतफहमी दूर हो गई। जब लोगों को ये लगता था कि चीन ने बहुत बड़ा, उनको सही रास्ता दिखा दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, चीन ने एक भी राउंड गोली फायर नहीं करी, करेगा भी नहीं, करेगा भी। और हमारी यूनिट के सीईओ को कर्नल महात्म सिंह थे, महावीर चक्र मिला था। वाह 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 सर, ये अपने आप में जिस गौरव की हम लगातार बात कर रहे हैं, मतलब मन करता है कि ऐसे ऐसे जो वृतांत है, ऐसे ऐसे जो किस्से हैं, पिछले 4 दशकों में आपने उन किस्सों को जिया भी है। पहली पोस्टिंग की बात की जाए, चाहे मेजर जनरल बनने तक की बात की जाए, वो पूरा गौरव जो है वो आपके भीतर फिलहाल हम देख पा रहे हैं। और उस भारतीय सेना के इतिहास का आप भी एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, एक संक्षिप्त रूप से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पिछले 10-11 वर्षों में जिस तरह की एक जो बदलाव हमने देखा, जिसकी चर्चा आपने की, और उसके बाद हमने वो 67 की बात की, जो मेरा सवाल था शायद उसका जवाब मैं अब आपसे चाहूँगा थोड़ा सा, कि 10-11 साल में चाहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी हो, और संक्षिप्त में सीमित शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो युवा है, आज का सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वो एक सैनिक के माइंड सेट में आया है। और सैनिक का माइंड सेट क्या है कि आज उसको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। आज सैनिक या मिलिट्री कमांडर्स ऑन ग्राउंड वो निर्णय अपने आप, ये नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं लेते थे, लेकिन पहले कहीं ना कहीं उनको किसी अप्रूवल की कहीं ना कहीं आवश्यक। आज की तारीख में सेना को पता है, सैनिक को पता है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे जाकर के दुश्मन को उसके घर में जाकर के मार सकते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक ने दिखाया। और उसके अलावा जो हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने अपने ही हिस्से में करी थी, पीओके हमारा है और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बिल्कुल। बालाकोट अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के उस पार है। हमने पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के में टेररिस्ट आउटफिट्स को, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह किया। ये एक बहुत बड़ा कदम रहा, और वो भी तब क्योंकि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास एयर डिफेंस है, उसके पास हवाई जहाज हैं, उनको कानो कान खबर नहीं हुई, और आपके 16 जहाज जाते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उससे बड़ा कोई वो होगा। प्राइम एग्जांपल है ये अपने आप में। उसके बाद अगले दिन अभिनंदन होता है, और एक मिग 21 से F-16 को वो गिराता है। अमेरिका आज तक अपने कान खुदा रहा है कि ये कैसे हो गया। 3rd जनरेशन जहाज, 5th जनरेशन जहाज को कैसे गिरा। अच्छा सर, इट इज ऑलवेज, एक मिनट, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स। अभिनंदन बिहाइंड दैट मिग 21। समय कम है और बातें बहुत हैं, लेकिन फिर भी विदा तो लेनी ही पड़ेगी।
तो जाते जाते युवाओं के लिए कोई संदेश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब हम मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हैं, जी, जब कमीशन होते हैं, तो एक चैटवुडियन मोटो है। वो मोटो हमें बताया जाता है। उसको इनफैक्ट जब जैसे बच्चों की जन्म घुट्टी होती है, जी, जी, घुट्टी की तरह पिला दिया जाता है। और वो मोटो है, सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज इन एवरी टाइम। योर ओन ऑनर, वेलफेयर, द ऑनर, वेलफेयर and comfort of the men you command come next. Your own comfort, ease and welfare come last, always and every time. इस बात का अर्थ यह है कि आपके राष्ट्र का सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और वेलफेयर सर्वोपरि है। उसके बाद आप जिन ट्रुप्स को कमांड कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनके कंफर्ट, उनकी ईज है, और आपका अपना जो कंफर्ट है, जो चीज वेलफेयर है, वो लास्ट, सबसे लास्ट। जी, ये भावना मैं चाहता हूं आज के युवा में आए, ये भावना मैं चाहता हूं हर भारतवासी में आए कि राष्ट्र प्रथम, जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो उसके बाद, मैं सबसे आखिर में। सेवा परमो धर्म है, सर्विस बिफोर सेल्फ भारतीय सेना का मोटो है। एक मैं कभी एक दो लाइन मैं उन लोगों को बताऊंगा जो युवा लोग हैं। उठो धरा के वीर सपूतों, बिल्कुल, उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। आप राष्ट्र प्रथम की भावना से पूरे जो काम आप कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जिस भी कैपेसिटी में कर रहे हैं, उसको अपने सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते चले जाएं, और राष्ट्र को कोई भी काम ऐसा ना करें जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। इतनी अच्छी बात और है। क्या खूबसूरत बातचीत आज की रही है। बहुत बढ़िया।